नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त सागर दुबे स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म माधवी क्लासेस पर। और आज हम संविधान की कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं और प्रस्तावना के बारे में A to Z जितनी भी चीजें होती हैं दो पार्ट में हम तोड़ के एक इस लेक्चर में आप देखेंगे, एक आने वाले लेक्चर में आप देख लेंगे बहुत कम समय में, क्योंकि आपका समय भी सीमित है और आपको भी क्वालिटी कंटेंट चाहिए। इसलिए हमारी टीम सोच रही है कि आपको लेक्चर दो पार्ट में दे दिया जाए ताकि आसानी से आप देख सकें। आप चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अपडेट मिलते रहे। अब आइए शुरू करते हैं समय न जाया करते हुए प्रस्तावना। और प्रस्तावना में आजकल राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यूपीपीसीएस एमपीपीएससी में भी अच्छे क्वेश्चन बनने लगे हैं, तो इस कारण से प्रस्तावना को अच्छे से पढ़ लेंगे। प्रस्तावना में आज तीन चीजों की बात करेंगे हम। पहली बात तो पृष्ठभूमि क्या है, पृष्ठभूमि की बात कर लेंगे सबसे पहले, पृष्ठभूमि। और दूसरी बात हम करेंगे पृष्ठभूमि के बाद किसका कंटेंट क्या है ना, प्रस्तावना में कंटेंट क्या है यानी तत्व क्या है। और फिर तीसरी बात करेंगे इससे जुड़े वाद प्लस कुछ महत्वपूर्ण बातें। देखिए पृष्ठभूमि, आखिर संविधान में प्रस्तावना सबसे पहले किसी न किसी देश ने तो जोड़ा होगा। आपके मन में प्रश्न आना चाहिए कि प्रस्तावना का प्रयोग सबसे पहले संविधान में किस देश ने किया था। वो देश था यूएसए, अमेरिका ने किया था संविधान। फिर एक और प्रश्न बनना चाहिए आपके मन में कि संविधान में जो भाषा है वो किस देश के संविधान से मिलती जुलती है। तो संविधान की जो भाषा है या प्रस्तावना की जो भाषा है, तो ये प्रस्तावना की जो भाषा है तो ये ऑस्ट्रेलिया के प्रस्तावना को जब आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के प्रस्तावना के भाषाई तर्ज पे हूबहू हमारे यहाँ उतारा गया है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया की भाषा हमारे प्रस्तावना के भाषा से मेलजोल खाती है, तो यानी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है भाषा का स्वरूप। फिर उसके बाद एक प्रश्न ये बनेगा कि प्रस्तावना का अर्थ क्या है। तो प्रस्तावना का अर्थ क्या है, या तो परिचय पत्र या भूमिका मानेंगे, है ना, क्योंकि इसी के अंतर्गत सभी कंटेंट का एक्सप्लेनेशन रहता है आगे चल के। तो ये सब चीजों का सार तत्व है, आधारभूत तत्व है। इस कारण से आप भूमिका मानेंगे, परिचय मानेंगे। इसमें क्या है, इसमें आदर्श दिए हैं, लक्ष्य दिए हैं, समानता समता जैसे तत्वों को दिया हुआ है, आदर्शवादी सिद्धांतों को दिया हुआ है, आधारभूत सिद्धांत को दिया हुआ है, भारत की जनता की शक्ति को दिया हुआ है। तो ये महत्वपूर्ण इसका कंटेंट है जो आपको जानना बहुत जरूरी हो जाता है। दो तीन क्वेश्चन इससे निकलते हैं। फिर हम बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। आपके मन में एक और प्रश्न बनेगा कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, तो प्रस्तावना क्या पहले से ऐड थी कि बाद में ऐड की गई है। तो ध्यान रखिएगा, पहले पूरा जब ड्राफ्ट तैयार हो गया था उसके बाद में प्रस्तावना को ऐड किया गया, यानी पूरे अनुच्छेद जब बन गए तो उसके बाद, है ना, संविधान फाइनल तैयार हो गया था, तब तक प्रस्तावना को ऐड नहीं किया गया, उसके बाद ऐड किया गया है। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि प्रस्तावना बाद में ऐड है। दूसरी बात यह है कि प्रस्तावना कब एडॉप्ट की गई है, 22 जनवरी 1947 को ली गई है प्रस्तावना, ठीक है, यह महत्वपूर्ण बन जाता है। जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा दिसंबर 1946 में आप देखेंगे उद्देश्य का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। फिर इसी को बाद में रीड करते हैं, यानी इसका पर्यवेक्षण करते हैं कौन, हमारे संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव। बी.एन. राव इसको देखते हैं और बी.एन. राव इसमें आवश्यक जो भी चीजें हैं उसको एक्सप्लेन करते हुए और ज्यादा बढ़ाते हुए ड्राफ्ट कमेटी को देते हैं प्रारूप तैयार करके। ड्राफ्ट कमेटी इसका जो है ब्यौरा करती है, इसको देखती है, जांचती है और उसके बाद फाइनल 22 जनवरी 1947 को ये पूरा तैयार हो जाता है। तो ये महत्वपूर्ण बनता है। एक बेहतरीन संविधानविद हैं जिनके बारे में क्वेश्चन बनता है कि किस संविधानविद ने यह कहा था कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, तो वो हैं N.A. पालकीवाला। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से निकलेंगे। अब आइए हम बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना। देखिए प्रस्तावना, मैं हट जाता हूँ यहाँ से। प्रस्तावना आपके सामने ये देखिए, इसमें इमेज में आएगी प्रस्तावना, बैकग्राउंड में मेरे आप देख सकते हैं। तो देखिए प्रस्तावना सबको याद होना चाहिए क्योंकि मेंस में प्रस्तावना ही कभी कभी क्वेश्चन बन जाती है और प्रस्तावना याद होना बहुत जरूरी है आपके लिए तो खासकर। तो देखिए प्रस्तावना में क्या है, प्रस्तावना शुरू कहाँ से होती है पहले ये बात कर लेते हैं। तो प्रस्तावना हूबहू इसी तर्ज में होती है, थोड़ा बहुत शब्दों का हेरफेर हो सकता है, सुनिएगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों में सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता,
तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आज अपनी इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को, जिसे आप कैलेंडर में देखेंगे तो बोला जाता है शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यह है संविधान की प्रस्तावना का कंटेंट, ये याद होना चाहिए आपको। अब देखिए संविधान में आपने देखा होगा सेकंड पैरा और सिक्स्थ पैरा में, तो ये जो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द हैं वो वास्तव में पहले नहीं जोड़े गए थे, और समाजवादी जैसे शब्द का कहीं पे उल्लेख भी नहीं है संविधान में, ठीक है, ये जान लीजिए। समाजवादी केवल एक विचारधारा है जहां पे टोटल कंट्रोल राज्य का होता है, इस कारण से पहले नहीं जोड़ी गई थी, लेकिन बाद में जब इसका अर्थ थोड़ा व्यापक लिया गया तो इस कारण से इसे बाद में ऐड किया जाता है। उसके लिए एक संशोधन होता है, 42वां संविधान संशोधन, महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिए। 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में, और इसमें 3 वर्ड जोड़े जाते हैं। पहली बात तो समाजवाद या समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, और तीसरा जोड़ा जाता है अखंडता। पहले एकता बस रहता है, अखंडता जोड़ दिया जाता है। और देखिए खास बात ये नहीं है कि 42वां अमेंडमेंट, ये तो पता ही होता है, लेकिन ये अंकित कब किए जाते हैं, वो डेट रखिए कि जब लागू हो जाता है, वो है 3 जनवरी, आप देखेंगे 1977, क्योंकि 42वां अमेंडमेंट 1976 में हुआ, तो 1977 में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द प्रस्तावना में जोड़ दिए जाते हैं। अब एक प्रश्न और निकल के आएगा कि देखिए समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जो है किस पैराग्राफ में उल्लेखित है। राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में इस प्रकार का प्रश्न आता है, यूपीएससी में आता है, यूपी पीसीएस में आता है, आगे चल के मध्य प्रदेश में भी ऐसा प्रश्न बनने की संभावना है, और अदर वनडे एग्जाम के लिए भी आप पढ़ ही लें, हाई लेवल है, पूछा नहीं जाएगा एसएससी तक के एग्जाम में पैराग्राफ से संबंधित, लेकिन फिर भी आप देख लें। तो देखिए ध्यान रखिएगा, जब आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो आप मैच करिएगा, ये जो है ये सेकंड पैराग्राफ में है, और ये जो अखंडता है ये 6th पैराग्राफ में है, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। अब यदि हम बात करते हैं, एक प्रश्न ये बनता है, क्या संविधान की प्रस्तावना चैलेंजेबल है, यानी क्या इसे कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं? तो जी नहीं, यह न्यायिक प्रकृति की नहीं है, इसे आप कोर्ट में नहीं ले जा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि संविधान में क्या संशोधन किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जाता है, संविधान में संशोधन किया जा सकता है आर्टिकल 368 का प्रयोग करके, ये, लेकिन इसके अंतर्गत जो भी संशोधन होंगे 368 के तहत होंगे। हाँ, लेकिन आपको ध्यान रखना है इसका आधारभूत ढांचा सुरक्षित रहना चाहिए, आप इसके बेसिक स्ट्रक्चर में हेरफेर नहीं कर सकते, संशोधन नहीं कर सकते, ये बात। आप संविधान में प्रस्तावना को स्वीकार किया जाना चाहिए या संविधान का प्रस्तावना अंग है या नहीं, इस बात की पुष्टि किस वाद से होती है? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का वाद रहता है, उसमें ये होती है। तो आइए जान लेते हैं इससे जुड़े वाद, कंटेंट भी देख लिया हमने, वाद, चीजें गौर से सुनिएगा, ये चीजें आपको अमूमन सामान्य नहीं पता चलेगा, जब आप थोड़ा गहराई से पढ़ेंगे तभी पता चलेगा। और मेरा पढ़ाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप ये जानें, और एक उद्देश्य ये भी कि आपको क्या पढ़ना चाहिए आप ये भी जानें, पढ़ तो सब ही रहे हैं। देखिए अब प्रश्न ये उठेगा कि इससे संबंधित वाद कौन से? सबसे पहले बेरुवारी वाद आता है, बेरुवारी वाद। बेरुवारी वाद है 1960 का। 1960 में बेरुवारी वाद में कोर्ट में चैलेंज किया गया था और ये पूछा गया था क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, संविधान का अंग नहीं है ये। हालांकि इस बात को स्वीकार किया गया कि हमारे संविधान वेत्ता जो चाहते थे जिस प्रकार के संविधान की रचना उन्होंने प्रस्तावना में निहित की, लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना कि संविधान का अर्थ है। आगे फिर हम डायरेक्ट केशवानंद पढ़ लेते हैं, लेकिन उससे पहले भी एक वाद आता है गोलकनाथ वाद। गोलकनाथ वाद आता है 1967 में, 1967।
1967, थोड़ा देखिएगा, है ना, 1967 ये गोलकनाथवाद है। यहाँ पे ना दिख रहा हो, यदि शायद मार्कर प्रॉब्लम है। 1967 ये नोट कर लीजिए, गोलकनाथ, है ना, गोलकनाथवाद आएगा 1967 में। तो संविधान में केवल ये कहा जाएगा कि जहां पे संविधान की प्रस्तावना की भाषा संदिग्ध हो या उसके दो अर्थ निकलते हो, वहां पे प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। लेकिन अभी भी ये एक्सेप्ट नहीं किया गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो एक्सेप्ट कब किया जाएगा? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो 1973 का मामला है। तो आप देख लीजिए 1973 में केशवानंद वाद बहुत महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? इसलिए हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट जब जांच करता है अपने बेरुवारी वाले फैसले की, तो अपने ही फैसले को उलट देता है और कहता है कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और हम अपने पुराने दिए हुए निर्णय को बदल रहे हैं। इस कारण से महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसके अंतर्गत एक बात और मेंशन की गई थी कि संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है अनुच्छेद 368 के द्वारा, और जितने भी संशोधन होंगे अनुच्छेद 368 को ही आधार बनाया जाएगा और संविधान के आधारभूत ढांचे में हम संशोधन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद रघुनाथ राव का वाद आता है 1993। पढ़ लीजिए पूरे वाद, आजकल पूछे जा रहे हैं, क्यों वंचित रहे। पढ़ने के बाद भी यदि ना बने तो थोड़ा गड़बड़ बात है ये, है ना, सही नहीं है ये। रघुनाथ राव वाद में भी संविधान का अभिन्न अंग माना ही गया अप्रत्यक्ष रूप से। और इसमें एक चीज और कही गई सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि देखिए शक्ति का स्रोत संविधान का प्रस्तावना नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी, विधानसभा की जो विधानमंडल की जो भी शक्तियां हैं उस पे ये निर्बंधन नहीं लगा सकता है, उस पे ये प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। दूसरी बात ये कही गई, लेकिन संविधान का अंग है ये इस पे स्वीकार किया गया। तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है